आराम से पढ़ेंगे। This call is now being recorded. बच्चों ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन सेशन होगा, ठीक है। आज की क्लास में पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है गैल्वेनिक सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। सबसे पहले ये देखो गैल्वेनिक सेल क्या था, यहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता था, मतलब बैटरी वगैरह जो तुम घड़ी में यूज करते हो, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता था, यही था ना। अरे थोड़ा फास्ट चलेगा, तुम रिप्लाई देते चलो, नहीं तो पता चला कि मैं इंट्रोडक्शन नहीं किया। ये क्या है, ये आपका कौन सा सेल है बताओ, इलेक्ट्रोलाइटिक या गैल्वेनिक? गैल्वेनिक। ये जो आपका सेल था वो गैल्वेनिक सेल था, ठीक है। इस साइड क्या था आपका एनोड था, एक साइड कैथोड था, ठीक है। बीकर में हमने रॉड रखा था, उसको ये ज्वाइन कर दिया था, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लोन पढ़ा था ना, कि जो लेफ्ट में होता है वो एनोड होता है और उसका ऑक्सीडेशन होता है। देखो यहाँ पे ये जिंक पे 0 चार्ज है, ये क्या है +2 है, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, 0 से +2 हुआ, यानी कि लेफ्ट का ऑक्सीडेशन हुआ। और जो राइट में होता है उसका रिडक्शन होता है, देखो +2 से 0 गया, यानी कि जो राइट में रहता है उसका रिडक्शन होता है, ठीक है। लेफ्ट वाले पे अच्छा ये इसका ऑक्सीडेशन होता है, बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से ये मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से होता है, लेफ्ट से राइट, एनोड से कैथोड की तरफ। यस, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है। ये मुझे समझ में नहीं आ रही है, मेरा इधर कैसे आ गया लेफ्ट साइड, तो ऊपर रहता था, सही तो है यार ये इसकी आदत नहीं है ना, इधर चला गया। तो देखो ये जो लेफ्ट में था ना वो एनोड है, और इलेक्ट्रॉन एनोड से ही कैथोड की तरफ जाता है। अच्छा यहाँ पे एक क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर, ध्यान रखना। पोटेंशियल जो मेजर करोगे वो किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर नहीं, वोल्ट मीटर, ठीक है। किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से। तो एनोड है, एनोड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, और यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट होगा जिसको वोल्ट मीटर से आप मेजर करोगे। फिर यहाँ पे क्या रहता है, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज रहता है। सॉल्ट ब्रिज हम किसका लेते हैं, KCl का ले लो, हाँ। और भी कुछ और सॉल्ट ले सकते हो ना, KNO3 होता है, हाँ अगर बेस ले लेते हैं, ठीक है। चलो NH4Cl भी आ जाता है, हाँ NH4। फिर हमने क्या देखा था, हमने पढ़ा था सेल रिप्रेजेंटेशन में, इसमें वही बात हो गया, देखो फिर से ये सेल रिप्रेजेंटेशन ही है। सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट साइड में वो एनोड है, वो क्या है, एनोड है, और जो राइट साइड में वो क्या है, कैथोड है। और एनोड का ऑक्सीडेशन होगा, देखो हमेशा ये H2H+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 0 में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे +0 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जो राइट साइड में कैथोड है इससे क्या होता है, रिडक्शन होता है हमेशा। जो लेफ्ट साइड में उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अरे बोलो। यस सर। ये वोल्ट मीटर है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला देखे थे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं भाई, EOP बताओ, नॉट सेल बताओ सर। ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। यस, इसी का ये यूज करना था कि जिसका जो होगा वही आपको रख देना है। मतलब एनोड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का लेना है। कैथोड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का लेना है, ठीक है। और तुम्हारे आज की क्लास में जो भी टॉपिक आ रहे हैं ना, सबके ऊपर समझो क्वेश्चन रहेंगे कल के पेपर में। सर कितने क्वेश्चन आएंगे कल? 40 क्वेश्चन आएंगे केवल केमिस्ट्री के, और केवल इसी चैप्टर से, बाकी आपको कोई भी पेपर नहीं है। बायो वाली की बात करें, बायो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और अगर आप मैथ वाली की बात करें तो 25 क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। बाकी किससे है क्या, बाकी 25 मैथ वाली की बात करें, इनका 25 केमिस्ट्री से और 25 मैथ ये है फिजिक्स से। तो सोचो ना यार, ये कितने क्वेश्चन हो गए, 40 और 25, 65 टोटल क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं।
अगर मैथ और बायो दोनों वाले की बात करें तो इट मीन्स जितने भी टॉपिक है ना, सब सारे टॉपिक से कल के पेपर में तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है यार, एक छोटा सा चैप्टर है उसमें से तुम 65 क्वेश्चन निकालोगे तो सब टॉपिक पे क्वेश्चन है कि नहीं? अरे बोलो। तो यस सर। ध्यान देना, Yes, जो sir. जो भी फॉर्मूला आ रहा है सबको अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना। ये देखो, ये क्या है, ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है कैथोड का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है एनोड, और उसको सम कर देना है। ठीक है, ठीक है ना भाई। फिर यहाँ पे आप हमने क्या देखा था कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसको क्या बनाते हो, कैथोड या एनोड? एनोड। एनोड। एनोड बनाते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको एनोड बनाते हैं। चूंकि वो एनोड बन गया तो कौन सा एजेंट की तरह बिहेव करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। यस, वो करेगा रिड्यूसिंग, मतलब एनोड बन गया तो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे का रिडक्शन करेगा, या इट मींस रिड्यूसिंग एजेंट। यस मुस्लिम सही बोल रहे हो। और अगर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसको क्या बनाओगे, कैथोड। कैथोड बनाएंगे। उसको बनाओगे कैथोड। और चूंकि उसको कैथोड बनाओगे तो वो क्या करेगा, खुद को रिडक्शन करेगा, यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज्ड। यानी कि वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलो ये वैसे किसने बोला अभी ऑक्सीडाइजिंग, में देख नहीं पाया, अननोन वॉइस लगा यार। सुजाता। अरे मैं बोल रहा हूँ किसी ने बोला ऑक्सीडाइज, सही बोला, बट मैं ऐसे किया तो पता नहीं चला किसने बोला। अरे मेरा कहने का मतलब है किसने आंसर किया, नेम बताओ यार, या इमोजी। सुजाता, ओके, सुजाता अच्छी स्टूडेंट है। चलो ये बताओ, इसका क्वेश्चन है, ये हम लोग पढ़ के हमने किया था ना, सी आंसर बोल रहे हो या सी होगा। देखो, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड कॉपर आर, ये दिया हुआ है। कॉपर क्या करेगा, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है बताओ, ज्यादा है कि नहीं एज कम्पेयर टू जिंक? तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इट मींस जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो करता है कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग। दैट इंप्लाइज दैट हैज टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, और खुद का क्या करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा। ये सेल पोटेंशियल हमने पढ़ लिया, ये निकाल सकते हो ना। इस ई नॉट सेल क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है कैथोड का, प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका लेना है, एनोड का। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल देखो, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है ना, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल देखो, कॉपर 2+ से कॉपर जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, रिडक्शन। जिंक 2+ से जिंक जा रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो दोनों का रिडक्शन 1.10 आ जाएगा। दोनों का रिडक्शन हो रहा है ना, तो हम किसको एनोड मानेंगे ना, और किसको कैथोड मानेंगे, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड बनेगा। अब बताओ इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इक्वेशन में ले रखा है सर, मानने की जरूरत सर दे इक्वेशन में रखा है। पहले Zn दे रखा अगर था, मान लो नहीं भी दिया रखता तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसी को आप क्या बनाओगे, कैथोड। तो ये कैथोड बन गया और ये बन गया एनोड। क्योंकि ये एनोड बन गया तो आपको चाहिए इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये क्या है, माइनस में है, प्लस में कर दोगे ना। यस। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल होता है रिडक्शन पोटेंशियल के, बस साइन चेंज होता है, साइन में मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका 1.11। ये हो गया। फिर हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था क्या पढ़ा हुआ था, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यस, रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसका लेते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के लेते हैं और उसका पोटेंशियल क्या होता है, 0। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 होगा। देखो ये हाइड्रोजन का रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया हुआ, हाइड्रोजन H2 किस में कन्वर्ट होगा, एनोड पे प्लस में कन्वर्ट होगा, और कैथोड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्लस तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है किसका, ये कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, देखो आरपी, और ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन दोनों का वैल्यू 0 होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। किसके केस में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के केस में। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के केस में रेफरेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 0।
अब आते हैं नॉस्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बहुत बेसिक बातें थी, अभी तक जो भी डिस्कस किए ना बहुत बेसिक। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब आएगा आपके पास क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अब देखो नॉस्ट इक्वेशन हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला डेल्टा जी बराबर क्या होता है माइनस एन एफ ई, वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर एफ ऑफ क्या है वो Faraday Faraday मोल ऑफ कांस्टेंट जिसका वैल्यू क्या होता है 96500, 96500 और ई क्या है, ई में इलेक्ट्रॉन Standard पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। और इस ई को कैसे कैलकुलेट करते हो, कौन से डिवाइस यूज करके, अगर एक्सपेरिमेंटल वोल्टमीटर, हाँ तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ई हो गया, एफ हो गया, एन हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने एक और ये फॉर्मूला देखा था थर्मोडायनेमिक्स से, ये फॉर्मूला आया था कौन सा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। जब डेराइव वगैरह किए थे तो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट क्या आया था, फाइनल रिजल्ट ये रहा था जिसको हम बोलते थे नॉस्ट इक्वेशन। ये आपका नॉस्ट इक्वेशन था। वेयर आर क्या है, आर का वैल्यू है 8.314, एफ क्या है फैराडे कांस्टेंट 96500, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर। अगर कैलकुलेशन अगर तुम्हें टफ लगे तो तुम टेम्परेचर को 298 के जगह पे 300 ले लेना, अप्रोक्सीमेट तुम्हारे हो जाएगी काम। और वैसे भी जब नॉस्ट इक्वेशन यूज करते हैं तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला तो ये वाला यूज नहीं करते, इसको यूज करते, इसमें टेम्परेचर तुम्हें आएगा ही नहीं। जो नॉस्ट इक्वेशन का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं मैक्सिमम मतलब 95% क्वेश्चन में तो यही यूज होता है जिसमें कहीं भी आपको टेम्परेचर नहीं दिखेगा। क्या फॉर्मूला है, खुशबू है क्लास में, खुशबू बैठा नहीं है ना, डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ए इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू, ये है आपका नॉस्ट इक्वेशन और इसी पे आता है क्वेश्चन, ठीक है। वेयर एन क्या है, एन फिर से वही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू क्या है, क्यू क्या है आपका भाई प्रोडक्ट बाई reactant. रिएक्टेंट लेकिन या इसमें एनोड आपको बाय ध्यान रखना है, कैथोड। हाँ एनोड बाई कैथोड करो, लेकिन पावर हमको ले लेना है। यस देखना अभी यहाँ पे जैसे ये अगर रिएक्शन ये रहता कौन सा, ये वाला इक्वेशन, देखो Q का अगर यहाँ पे वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, जो आगे कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा। देखो ए के आगे स्मॉल ए है तो स्मॉल ए पावर में गया, स्मॉल बी पावर में गया, स्मॉल सी पावर में गया, स्मॉल डी पावर में गया। Q कैसे निकालते हैं, एक छोटा सा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मान लो अगर लिखा हुआ है क्या, आपका लिखा हुआ है 3p, अरे यार 3p कन्वर्ट हो रहा है 4q के, अरे क्यों नहीं 4r के, तो बताओ Q का वैल्यू क्या होगा, आर का पावर 4 बाय ई का पावर P 3। का R की पावर 4 P की पावर 3, यस R की पावर 4 बाई P की पावर 3, ये Q हो गया जिसको हम रिएक्शन क्वेसेंट बोलते हैं। Q मतलब क्या है, प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, और ये ईसेल निकालने का फॉर्मूला हो गया। ईसेल क्या हो गया, ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाई एन लॉग Q, ठीक है। फिर यहां से हम ये आपका रिएक्शन बताओ, इसमें तुम्हारा नॉस्ट इक्वेशन आएगा, बताओ क्या होगा फॉर्मूला, जल्दी बताओ फॉर्मूला बताओ यहाँ पे। अरे ऐसे बोल दो ना माइक ऑन करके, कॉपी कर नहीं पूरा बोलो ना। ई सेल इजिकल टू क्या होगा, ई सेल इजिकल टू E क्या होगा, cell equals E to naught E cell naught cell नॉट सेल minus माइनस 0.06 0.06 डिवाइड बाई एन, log Q. नहीं क्यों नहीं बोलो, क्यों की जगह पे क्या रखा है, Product by reactant. मतलब Zn ZN बाय Zn कॉपर। minus अच्छा ये बताओ ये U. क्या, ये कॉपर सॉलिड को लोगे क्या, नो सर सॉलिड सॉलिड वाले को नहीं सॉलिड लेते, वन हो जाएगा। सॉलिड का 1 होता है उसको इग्नोर करेंगे। प्रोडक्ट में क्या लिखोगे, जिंक डिवाइडेड बाई कॉपर, क्या लिखोगे, जिंक डिवाइडेड बाई कॉपर। अब बताओ जिंक क्या है, कैथोड है या एनोड है, एनोड एनोड। कॉपर क्या है, एनोड है Cathode. कॉपर कैथोड क्या है। है, कैथोड है। तो इसको हमने याद किया था ना भाई, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग तो नहीं लिखते हैं, एसी, यस ठीक है। तो एसी या फिर तुम जो एसी यूज करते हो उसके हिसाब से याद कर लो कि ऊपर एनोड लेते हैं नीचे कैथोड लेते हैं। अब बताओ ईसीएल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनोड के कि कैथोड के, जल्दी बोलो। एनोड Anode के. कैथोड। कैथोड, यस। और हम कैथोड आएगा भाई कैथोड, यही तो गलती करते हो, माइनस में है वो। माइनस में लगा हुआ है
ई सेल बताओ अब कैसे बढ़ेगा, जिसका कॉपर का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो या जिसका कॉपर का कंसेंट्रेशन कम हो? ज्यादा हो, ठीक है। कॉपर का concentration बढ़ा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या कि अगर आपका कैथोड का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तभी जाके ई सेल बढ़ेगा। ई सेल बढ़ाने के लिए कैथोड का कंसेंट्रेशन बढ़ाना, नॉट एनोड। एनोड नहीं, कैथोड का बढ़ाना। किसका बढ़ाओगे? कैथोड का। कैथोड का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तभी ई सेल बढ़ेगा, ठीक है। जिसका जितना ज्यादा कैथोड का कंसेंट्रेशन होगा उसी का उतना ही ई सेल होगा, उतना ही ज्यादा होगा। चलो ये हो गया। अब फिर देखो ये डेल्टा जी बराबर क्या होता है? माइनस NFE। और कोई रिएक्शन को अगर मान लो स्पॉन्टेनियस करना है, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है, तो बताओ डेल्टा जी निगेटिव लगते हैं ना। Yes. तो ये डेल्टा जी निगेटिव होने के लिए बताओ ई सेल क्या होना चाहिए? Positive. पॉजिटिव होना चाहिए। यस, ये ध्यान Positive रखना। होना। यदि ई सेल पॉजिटिव है तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ई सेल पॉजिटिव रखना है, निगेटिव नहीं। अगर निगेटिव हो गया तो वो सेल कोई काम का नहीं, वो आपका बैटरी सेल कोई काम का नहीं रहेगा। तो ई सेल क्या रखना है? पॉजिटिव। ई सेल वैसे भी भाई अगर सेल का पोटेंशियल ही निगेटिव रहेगा तो वो क्या तुम्हारा टॉर्च का ये ग्लो करेगा? टॉर्च जलेगा नहीं। फिर हमने देखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या देखा था? के इक्विलिब्रियम। अब बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब अप्लाई होगा? जब तुम्हारा डेल्टा जी E का वैल्यू cell क्या zero होगा? होगा. डेल्टा V जीरो हो जाएगा। अरे भैया ये डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? Zero. जीरो। अब बताओ जब डेल्टा जी जीरो हो जाएगा तो ई सेल क्या होगा? Zero. E cell भी zero हो ई जाएगा. सेल भी जीरो होगा। ई नॉट सेल क्या होगा? E naught cell is equal to minus. ई नॉट सेल जीरो नहीं होगा, ये Zero मत नहीं करना, होगा. ये तुम्हारे जीरो के इक्वल नहीं है। ई नॉट सेल जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ई सेल जीरो, डेल्टा जी जीरो, और क्यू बराबर क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केसी हो जाएगा। हाँ केसी बोलो, के इक्विलिब्रियम बोलो, वही हो जाएगा। तो इस केस में बताओ ई से ई नॉट सेल हो जाएगा जीरो। तो जब आप फॉर्मूला लगाओ तो ई नॉट सेल, ये देखो, और ई सेल जीरो होगा सर। ई सेल जीरो होगा। ई सेल जीरो होगा सर। अरे अरे यार, इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। इसका वैल्यू जीरो क्या? तो बताओ ये ई नॉट सेल है और ये फॉर्मूला है, तो ये लेफ्ट से उधर जाएगा तो बताओ प्लस में आ जाएगा ना। माइनस से उधर जाकर प्लस में आएगा। हाँ प्लस में आ जाएगा। तो क्या हो गया? ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई n log k इक्विलिब्रियम, ठीक है। Yes. 0.0591 डिवाइड बाई n log k इक्विलिब्रियम। तो वही सब है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है तो फॉर्मूला तो वही जो ऊपर वाला था। क्या फॉर्मूला है देखो? ई सेल इज इक्वल टू 0.0591, इसको 0.06 लिख दो ना। 0.06 डिवाइड बाई n log k लिख सकते हैं। कैलकुलेशन आसान रहेगा भाई, क्यों हम जाए 0.0591, 0.06 लेना, ठीक है। और ये क्या हो रहा है? ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आंसर बताओ भाई, किसी का आंसर आ जाएगा तो बता देगा। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.06 डिवाइड बाई n log k इक्विलिब्रियम। चलो फॉर्मूला लिख दिया, जल्दी आंसर बताओ। इसमें तुमको लॉग तोड़ना होगा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, यानी कि ये पूछ रहा है भाई के इक्विलिब्रियम का वैल्यू बता दो। के इक्विलिब्रियम का वैल्यू बता दो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? n का वैल्यू कितना दे रखा है बताओ? 3। n का वैल्यू कितना दे रखा है? 3। यस पानिया सही बोल रहे हो। n का वैल्यू आपका 3 दे रखा है। ई नॉट सेल का वैल्यू कितना दे रखा है? E naught cell वो 0.59. 0.59। अरे ये 0.59 है, और ये भी तो मैं यहाँ पे लिख दिया 0.06, लेकिन है तो वही ना 0.059। तो ये दोनों तो कट जाएगा। अरे ये दोनों तो कट जाएगा ना। तो क्या हो गया तुम्हारा? ये 3 ये आउटपुट 10 हो जाएगा तो 3 इज इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम, यही बचेगा ना। तो के इक्विलिब्रियम क्या हो गया? नहीं 30 बचेगा। ये 30 बच रहा है। 30 बचेगा सर, ऊपर वो 10 भी तो आएगा। अच्छा ये 0.59 है ना, और ये मेरा 0.0 0.5 ना, वो 0.059 है। हाँ 0.059 था मेरा। तो यस ये क्या बचेगा? ये 10 बच रहा है।
मतलब डिवाइड करने पे ये हमने ध्यान नहीं दिया। 10 बच रहा है तो क्या हो जाएगा आंसर तुम्हारा, ये 30 रहा तो आंसर क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 की पावर 30। 10 आंसर की क्या हुआ, power डी हुआ ना। अरे बोलो, चलो भाई, ये मैं सोचा Yes, इसमें sir. लॉग मुश्किल लॉग होगा, बट ये बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, इजीली सॉल्व हो गया। चलो यहाँ पे ये एक और क्वेश्चन है, अरे ये हो जाएगा सॉल्व, देखो तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करना है, इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। ई नॉट का वैल्यू 1.1 है और इसका वैल्यू देखो प्रोडक्ट में तुम्हारा, अच्छा ये बताओ ऊपर क्या लोगे, जिंक का कंसंट्रेशन या कॉपर का। जिंक। Zinc. तो जिंक का कंसंट्रेशन दे ही रखा है, जिनका ये है। जिंक का है और ये तुम्हारा कॉपर का है, तो ऊपर जिंक का वैल्यू रखना, नीचे कॉपर का रखना, ये क्लास में हुआ है, रेगुलर क्लास में हुआ है, आंसर आ जाएगा। और एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 2 होगा। 2 होगा क्योंकि जिंक दो। जिंक जिनका वैल्यू 2 हो जाएगा। 2 होगा, एन का वैल्यू जिंक ऊपर वाले का 2 ही होता है ज्यादातर। हाँ जिंक का 2 होता है। चलो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन, और ये देखते हैं किसका सही हो सकता है, और दिमाग लगाओ। और ऐसे क्वेश्चन ना बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी। ये प्रीवियस ईयर में देखो 6 जुलाई 2019 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी होता है लेकिन हम पहले ही सरेंडर कर देते हैं, हम मतलब दिमाग ही नहीं लगाते, थोड़ा सोचो, देखते हैं किसका सही हो रहा है। कह रहा है विच ग्राफ करेक्टली कोरिलेट्स ई सेल, ऐसे जेई में आते हैं ज्यादा क्वेश्चन, नीट में तो उतना नहीं आता है बट जेई में आपको बहुत मिलेंगे। विच ग्राफ करेक्टली कोरिलेट्स ई सेल एज ए फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन फॉर द सेल। एक सेल दे रखा है, बताओ ये सेल जिंक और सिल्वर का एक सेल दे रखा है, ई नॉट सेल का वैल्यू दे रखा है, चलो भाई। और कह रहा है कि वाई एक्सिस पे ई सेल लिए होते, मतलब ये जो आपका वाई एक्सिस है ये क्या है, इस पे आपका ई सेल है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, लॉग, एक्स एक्सिस पे क्या है, लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस की पावर 2, ये कह रहा है। बी, अबे तुम पढ़ लेना, ये ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, कल को मत बोलना कि सर मैं तो सी कर रहा था वो बी हो गया। चलो ये बताओ पहले, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दे दिया वैल्यू, कौन सा इक्वेशन लगाओगे, नेक्स्ट इक्वेशन। Nernst नॉस्ट equation। इक्वेशन। तो नॉस्ट इक्वेशन लगेगी, तो नॉस्ट इक्वेशन क्या था, ई सेल इज इक्वल टू, बताओ क्या था फॉर्मूला, ई नॉट E माइनस not cell E minus naught cell नॉट सेल माइनस minus 0.06 by n बाई एन log log लॉग log QC कैथोड by बाई एनोड बाई कैथोड कर दे रहे हैं, Zn by Ag। 2 लिख दीजिए सर। एनोड बाई कैथोड कर देते हैं ना, ए क्यू ए सी, तो एनोड बाई कैथोड, ठीक है। तो बताओ ये जो जिंक दे रहा है क्या ये एनोड है क्या, देखो तो, मतलब जो क्वेश्चन में जिंक दे रहा है क्या जिंक एनोड है क्या, देखो जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हाँ है, सर, ऑक्सीडाइज। Yes हाँ भाई, sir, ये तो oxidize anode हो रहा है वो। और जो ये एजी है क्या ये कैथोड है क्या, देखो तो एजी हाँ, प्लस से yes। एजी में क्या, तो ये कैथोड है। अब ये बताओ अगर यहाँ पे तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये ई सेल को तुम वाई एक्सिस ले लोगे, क्वेश्चन में दे रखा है मैं नहीं बोल रहा हूँ, और इसको अगर इसको एक्स एक्सिस पे ले रहे हो, इसको अगर एक्स एक्सिस पे ले लोगे तो बच क्या रहा है, ई नॉट सेल क्या कहोगे, क्या ये इंटरसेप्ट है क्या, यस सर कहेंगे। ये इंटरसेप्ट है ना, Yes, sir, इंटरसेप्ट positive मतलब आई लिख देते हैं, और ये स्लोप नहीं हो गया 1/n, स्लोप हाँ। नेगेटिव है और स्लोप कैसे निगेटिव, तो जब स्लोप निगेटिव रहता है तो क्या ग्राफ कैसा आना चाहिए, क्या ऐसा ग्राफ हो सकता है क्या ए वाला, नो सर। नो सर नहीं No, स्लोप sir। निगेटिव का ये ग्राफ नहीं है, ये तो बढ़ रहा है, क्या ये कांस्टेंट ग्राफ हो सकता है क्या, नहीं। नो सर नहीं, क्या ये हो सकता है क्या, डी नंबर देखो तो, नहीं, ये भी तो बढ़ रहा नहीं है। सर ये भी नहीं, B ये भी तो आएगा। बढ़ रहा है, देख रहे हो ये भी बढ़ रहा है, B डिक्रीज आएगा। यही कर रहा है, देखो टाइम के साथ तुम्हारा बस किसका स्लोप डिक्रीज कर रहा है, ये देखो डिक्रीज कर रहा है, और स्लोप निगेटिव ही होता है, तो हाँ भाई सही है, तो आंसर क्या होगा, बी होगा, मुस्लिम ने सही सबसे पहले आई थिंक किया आंसर, बी होगा, समझ में आ रहा है। तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था यार, लेकिन जब पेपर में आया था ना तो मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आए हुए थे, और इसको टफ मतलब होता नहीं है, मतलब बच्चों का कहना था कि भाई ये टफ सर A और D ऑप्शन सेम तो है। ए और डी सेम तुमको दिख रहे हैं, अच्छा हाँ सेम ही है, दोनों रॉन्ग है, ठीक है, सेम है ना, ठीक।
दोनों रॉन्ग है, कोई बात नहीं, दोनों रॉन्ग है। ये अब बताओ, ये डाटा वगैरह से तो हमें कोई मतलब ही नहीं था, ये जो लिख रहा है ना 1.56 इससे हमें कोई लेना देना नहीं था। और ये जो यहाँ पे 1.56 लिख रहा है इससे हमें कुछ मतलब ही नहीं है, बस स्लोप देखो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन फिर से वही है, देखो लास्ट इक्वेशन के ऊपर ये अप्लाई करके हो जाएगा सॉल्व। देखो ऊपर एनोड होगा, नीचे कैथोड होगा, पुट करो, ये सब रेगुलर क्लास में हुआ है, आंसर आ जाएगा। ये भी वैसे ही है, लास्ट इक्वेशन के ऊपर ही है क्वेश्चन, ऊपर एनोड नीचे कैथोड, यहाँ पे केसी पूछ रहा है, हो जाएगा सॉल्व। केसी पूछ रहा है तो यानी कि ई सेल क्या होगा, ई सेल का वैल्यू पक्का 0 होगा। अरे केसी पूछ रहा है, इट मींस क्या होगा, इक्विलिब्रियम की बात किया होगा क्वेश्चन, कहीं ना कहीं देखो इक्विलिब्रियम कर रखा है। यस, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ई सेल ई सेल 0। ठीक है, तो अप्लाई करोगे हो जाएगा सॉल्व। अब यहाँ पे आते हैं, एक और क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन, ये सब रेगुलर क्लास में आपका हुआ था, ये सब प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट करो, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था, क्लास में हुआ है रेगुलर क्लास में, लेकिन ये बेटर क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर बताओ, कॉपर 3+ से किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर बोल रहा है क्रोमियम, क्रोमियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3+ से 3 में। एन का वैल्यू बताओ, यहाँ पे क्या है, एन का वैल्यू क्या है, 6 है 6। ठीक रहेगा, यहाँ पे क्रोमियम 3+ से, तुम तो डायरेक्ट आंसर पे चले गए यार, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम। अभी जितना पूछा जा रहा है उतना बताओ, क्रोमियम 3+ से क्रोमियम हो रहा है, एन का वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ भी 3 आएगा, 3 लिखोगे ना, 3 का चेंज हो रहा है ना, यस। और यहाँ पे 2+ से 0 पे जा रहा है, अरे ये भी 3+ से 0 में जा रहा है, ठीक है, और ये 2+ से 0 में जा रहा है, एन का वैल्यू क्या लिखोगे, 2। अब देखो दोनों जगह एन सेम नहीं है, जब दोनों जगह एन सेम नहीं रहता है ना तो एलसीएम लेते हैं। एग्जैक्ट ये इसको n1 मानो, इसको n2 मानो, तुमसे नेट nf मतलब फाइनल nf पूछा जाएगा तो क्या होगा, एलसीएम दोनों का एलसीएम क्या होगा, 3 × 2, इट मीन 6, तो n का वैल्यू 6 होगा। अब बताओ ये हम मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो रिएक्शन था ना क्रोमियम वाला, देखो इसमें हमने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आयरन वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तुम बताओ कि कोई अगर रिएक्शन दे रखा है, अगर मान लो ये यही रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, चलो ये एक रिएक्शन दे रखा है, और आपसे मैं पूछूं कि भाई अगर मान लो इस रिएक्शन का ई सेल का वैल्यू x है, तो इसी रिएक्शन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नया जो ई सेल बनेगा उसका वैल्यू क्या होगा, सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा। यस। ये क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल आपके चेंज नहीं होगा, आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 10 से प्रॉपर्टी होता 20 से मल्टीप्लाई करो, चेंज नहीं होगा, लेकिन एन का वैल्यू चेंज हो जाता है। देख रहे हो ये मल्टीप्लाई किए तो एन का वैल्यू चेंज हो गया ना, देखो 3 दूना 6, इसका एन नया एन क्या होगा, 6 होगा। तो यस एन चेंज होगा लेकिन ई सेल चेंज नहीं होगा। तुम चाहो तो सोच भी सकते हो क्यों चेंज नहीं होगा, मान लो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 पावर में जाएगा कि नहीं, क्योंकि देखो ये पावर में गया, और एन भी तुम 4 से मल्टीप्लाई किया तो एन भी 4 से बढ़ जाएगा, अरे बढ़ जाएगा ना भाई, एन बढ़ रहा है और ये पावर में बढ़ रहा है, और लॉ का प्रॉपर्टी कहता है कि जो पावर में होता है वो बाहर आ जाता है, तो जैसे ही बाहर आएगा तो 4 से 4 तो कट जाएगा भाई, जो पावर में रहता है वो बाहर आता है, वो बाहर आएगा तो कट जाएगा, तो आंसर में तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो यस अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन एन की संख्या बढ़ेगी, डिवाइड करोगे तो एन की संख्या घटेगी, लेकिन ई सेल चेंज नहीं होगा, ईएमएफ ऑफ सेल चेंज नहीं होता है, वही रहता है, ठीक है। अरे बोलो, यस है, आ रहा है ना समझ में, आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये हो गया, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो जाएगा, तुम करना। क्या हो गया हो जाएगा सॉल्व, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ये सब रेगुलर क्लास में हुआ था, आपके रेगुलर क्लास में हुआ था। हाँ ये क्वेश्चन पीडीएफ भेज दोगे ना, हाँ पीडीएफ भेज दूंगा, ये 1 शॉट, अरे सुबह से मैं यही पीडीएफ ही तो बना रहा था, तभी तो मैं बोल रहा था आप पढ़ते हो तो मैं भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है।
बस सो के उठे और क्लास में एकदम बैठ गए, चल भैया क्लास स्टार्ट करिए। चलो इधर आओ, ये क्वेश्चन भी तुम आपके लिए अच्छा है। तो क्या कर रहा है, AU प्लस से AU कन्वर्ट हो रहा है और EMF दे रखा हुआ है। AU3 प्लस से AU कन्वर्ट हो रहा है और EMF दे रखा है, और ये AU3 प्लस से AU प्लस का आपसे पूछ रहा है। तीनों रिएक्शन को लिख दो। बताओ पहला रिएक्शन क्या है, गोल्ड कन्वर्ट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए होगे तो गोल्ड मतलब AU प्लस AU में कन्वर्ट हुआ होगा। दूसरा क्या कह रहा है, AU3 प्लस में अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो AU बन रहा होगा। और थर्ड क्या कह रहा है, 3 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो AU प्लस बनेगा। यही कह रहा है। इसका वैल्यू दे रखा है, किसका वैल्यू दे रखा है 1.69, इसका वैल्यू क्या दे रखा है 1.40, और इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बताओ कैसे करोगे तुम, बताओ किस इक्वेशन को ऐड करोगे, किसको डिवाइड करोगे, माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, बताओ बताओ भाई। अगर आपको इक्वेशन थर्ड लाना है तो क्या करोगे, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानू, इसको 2 मानू, तो थर्ड लाने के लिए क्या करना चाहिए, थर्ड लाने के लिए इक्वेशन 1 और 2 के साथ क्या किया जाएगा कि इक्वेशन थर्ड आ जाएगा, जल्दी बताओ। फर्स्ट को उल्टा करके ऐड और मल्टीप्लाई करेंगे बस। फर्स्ट को उल्टा करके ऐड, या ये भी कर सकते हो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। देखो ना, अगर मान लो मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दूं तो देखो थर्ड आ जाएगा। देखो ये सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। फिर ये AU से AU कट जाएगा, और चूंकि ये माइनस आएगा तो वो उस साइड जाएगा तो प्लस आ जाएगा। यही होगा ना, अरे बोलो। अब क्या किया, यानी कि तुमको इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो क्या इसके EMF में से इसका EMF को माइनस कर दे, क्या दोनों EMF को माइनस कर दिया जाए, यस या नो? यस सर। नहीं, EMF को माइनस नहीं करते हैं, याद रखना। एनर्जी को करेंगे तो प्लस या माइनस सर करते हैं। गिब्स इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हाँ, गिब्स इक्वेशन बना के आपको माइनस करना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 इज इक्वल टू डेल्टा G3, ये करना होगा। और डेल्टा G का वैल्यू क्या होता है, -NFE। समझ में आ रहा है? तो आप कट जाएगा। हाँ, अब कट जाएगा और तुम ऐसा कर दोगे। देखो F कट जाएगा, देखो इधर देखो सॉल्यूशन में। ये पहला दे रखा है, दूसरा दे रखा था, हम करेंगे 2 से -1 करेंगे तो ये इक्वेशन आपका आ जाएगा। हमने क्या बोला यार, डायरेक्ट EMF नहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता है, आपको डेल्टा G का यूज करना होगा। तो डेल्टा G का यूज करोगे, दोनों का फॉर्मूला लिख दोगे -NFE। देखो डेल्टा G का फॉर्मूला ये होता है ना -NFE। F तो सब में कॉमन है तो सब में कट जाएगा। E आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। तो E आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। F आपका कट जाएगा, N आपको पता चल जाएगा। देखो इसका N1 है, इसका N3 है, और जो चाहिए था उसका N2 था, तो सबका N दे रखा है, तो आंसर नहीं निकल जाएगा, बोलो हो जाएगा ना? यस सर। चलो हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर बताओ क्या आंसर होना चाहिए। बी है। हाँ, बी। देख के बताओ, ऐसे ही मत बताओ देना, कल क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, ऐसे ही कर दिया। देखो क्या कह रहा है, when two halves, सर बी है। बी है पक्का, और रॉन्ग हो गया तो सर क्लास से 10 मिनट पहले कराई ये वाला। यही क्लास से पहले ही किया सब। अच्छा अभी देखते हैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस को, देखते हैं। when two half cell of electrode potential of E1 and E2 are combined to form, कह रहा है दो हाफ सेल को, यानी कि E1 और E2 को तुम जोड़ रहे हो तो क्या बन रहा है, E3 बन रहा है। यही कह रहा है क्वेश्चन। देखो कह रहा है दो हाफ सेल जो है, इसका एक का E1 है, एक का E2 है, दोनों को तुम जोड़ रहे हो तो E3 बन जा रहा है। बहुत बढ़िया। पहला का, इसका E1 का N1 वैल्यू है, E1 का N का वैल्यू N1 है, इसका N2 है, इसका N3 है, और आपसे पूछा है कौन सही है। तो बताओ क्या लिखोगे, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 इज इक्वल टू डेल्टा G3, यही होगा। फिर सबका वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, इसका लिखोगे -NF N1F
E1 प्लस नहीं, इसका भी माइनस ही होगा ना, माइनस N2FE2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस N3FE3, यही होगा। यस सर, अब ये बताओ ये क्या होगा, ये माइनस से सारे कटेंगे, प्लस बन जाएंगे। फिर F भी कट जाएगा, ठीक है। आपका क्या बच रहा है, ये बच रहा है N1E1 प्लस N2E2 इज इक्वल टू N3E3, बोलो यही होगा कि नहीं। यस, यानी कि उधर जाएगा तो E3 डिवाइड हो जाएगा, E3 नहीं N3 डिवाइड हो जाएगा, N3 डिवाइड हो जाएगा। N3 डिवाइड हो जाएगा, तो यस यार सही बोल रहे हो, B होगा, ठीक है। E1 N1 प्लस E2 N2 डिवाइडेड बाई N3, अरे बोलो भाई। यस सर, यस सर। तो यही देखो, हाँ बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट भाई, तुरंत क्वेश्चन करके आए। सर वैसे भी देखोगे ना, आंसर नहीं है ना, आंसर आ जाएगा ठीक। हाँ तो वो आ जाएगा, इजी सा है। अरे इजी सीधा क्वेश्चन ऐड है, तो होने कुछ के भी बाद तो नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ दो भी है ऑप्शन क्या वैसे ही है? करिए। डेल्टा G3 बराबर क्या, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। डेल्टा G3 बराबर इसको ऐड करना था, सबका वैल्यू पुट करना है, ये माइनस माइनस तो सभी को क्या क्या कट गया था, ये माइनस गया था, F कट ही जाएगा, बच क्या जाएगा N3E3 और क्या बचेगा N1E1 N2E2, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, फिर हम आए थे कंसेंट्रेशन सेल की तरफ। कंसेंट्रेशन सेल में हमने क्या पढ़ा था, ये मतलब ऐसा सेल है जिसका कैथोड एनोड कैथोड दोनों सेम होते हैं। यस, एनोड और Same कैथोड metal सेम है। ये तुम्हारा एनोड है हाइड्रोजन का, और कैथोड भी तुम्हारा हाइड्रोजन का ही, मतलब दोनों सेम मटेरियल का बनाते हैं। जब दोनों सेम मटेरियल का बन रहा है तो बताओ इसका ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होगा, 0 है। जीरो है। यस, ये ध्यान रखना, कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल का वैल्यू 0 है। और वही तुम बताओ एक और हमने क्या पढ़ा था, कंसंट्रेशन सेल, और उसके पहले क्या था, इक्विलिब्रियम में क्या 0 रहा था, ई सेल। इक्विलिब्रियम में वहाँ ई सेल zero 0 होता है, होता है, कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल 0 होता है। तो कैसे पता चलेगा ई नॉट सेल कब 0 रखना है, भाई देख लेना, अगर इधर भी सेम मटेरियल है और लेफ्ट राइट कैथोड एनोड सेम मटेरियल का बना हुआ है तो ई नॉट सेल 0 कर देना। देखो ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, 0 कर दो, ठीक है। बस बाकी इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नॉस्ट इक्वेशन ही आएगा, कोई नया इक्वेशन नहीं आएगा। देखो यही है ना नॉस्ट इक्वेशन, तो कंसंट्रेशन सेल का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको नॉस्ट इक्वेशन ही आएगा, कुछ नया नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ये फिर आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, कल के पेपर में इस सीरीज से तुमको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब इस सीरीज पे और इसके एप्लीकेशन पे। और ये आते हैं, ये पेपर में आते हैं बहुत ज्यादा, ये और ये हम पहले ही लेक्चर में आई थिंक पढ़े थे, पहले या दूसरे लेक्चर में पढ़ा था इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये बता जो सबसे ऊपर है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, सबसे कम, सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, जो सबसे ऊपर है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा तो इसका क्या बनाओगे, एनोड इसका बना देंगे चिकन, ठीक है। ये क्या बनेगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका बनेगा एनोड। आज वैसे कैलाश मैं भी खाऊंगा चिकन यार, बहुत आज वैसे शाम में कोई क्लास नहीं यार, डेली शाम में मैं बिजी रह जा रहा हूँ, ये मेंटरशिप कॉल की वजह से, तो बहुत दिनों से मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, कुछ चिकन विकन हो नहीं पा रहा है। यस सर, प्रोटीन पूरा करो। यस, तो क्या बनेगा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो क्या बनेगा, एनोड। एनोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये कौन सा एजेंट की तरह बिहेव करेगा, जो ऊपर है, रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ खुद, क्योंकि एनोड है तो खुद का क्या करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, पड़ोसी का रिडक्शन करेगा, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरों का रिडक्शन करेगा। और ये जो ऊपर है वो कैसा रिएक्टिविटी, मेटल अगर बात करोगे तो ये मोर रिएक्टिव मेटल है या नॉट लेस रिएक्टिव, मेटल के साथ मेटल रिएक्टिव है सर, रिएक्टिविटी आपकी ज्यादा है। देख रहे हो ऊपर लिथियम है, लिथियम पोटेशियम, भाई ये सब सोडियम, ये सब ऊपर ही आ रहा है, तुम्हें पता है ना कि बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। अब भाई अगर नीचे जाओगे तो बताओ सबसे नीचे वाले का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल ये सबसे ज्यादा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो यानी कि कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये इसका क्या बना हुआ, कैथोड क्या एनोड,
Cathode. कैथोड बना दोगे, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका ये करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी है, कैथोड बनेगा और लेस रिएक्टिव मेटल होगा ये। क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल है तो नॉन मेटल क्या होगा, मोर या लेस रिएक्टिव, नॉन मेटल। More reactive. फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है, फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तभी तो रिएक्शन में हम फ्लोरीन को यूजुअली नहीं लेते हैं। याद करो 2 प्रोसेस फ्लोरीन लेके चल रहे थे, या है ये क्या कर रहे थे हम, हैलोजिनेशन। फ्लोरीन नहीं ले रहे थे यार, HNO वाला। फ्लोरीन लोगो तो ये बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होता है, मतलब ये फ्लोरीन लेके रिएक्शन कराओगे ना तो इतना फास्टली रिएक्शन होगा कि प्रोडक्ट तुम्हारा ही बन जाएगा। तो यूजुअली हम इसको इग्नोर करके चलते हैं, ये बीकर को ही तोड़ ताड़ देगा, सबको फोड़ फाड़ देगा। तो ये हाईली रिएक्टिव, जैसे देखो फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, ये सबको तोड़ फोड़ करता है। वैसे तुम्हें पता है ना, ये सोडियम, लिथियम, ये सब भी हाईली रिएक्टिव है। यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह देखोगे, सोडियम रखता है और वो पानी में और वो ब्लास्ट होते रहता है। बहुत मतलब टीचर लोग ये मतलब ऐसे वीडियो बनाते हैं। यस, कैलाश क्लोराइड बन जाएगी। यस, हाँ। फिर आगे अब ये एक बार ये देखना, इधर तुम ध्यान देना, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल सबका जो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ना। और ये जो सीरीज बनाया गया ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये किसके ऊपर बेस है, रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर बनाया गया है। मतलब हमें पता है यार, रिडक्शन पोटेंशियल बराबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमें पता है रिडक्शन पोटेंशियल बराबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अरे यार ये क्यों चेंज हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, बस साइन चेंज कर लो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या किस बेस पे बना हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल पे बनाया हुआ है। अब बताओ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लेना चाहेगा कि नहीं। यस, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है उसको इलेक्ट्रॉन आसानी से लेना चाहेगा। अब तुम खुद सोच के देखो, अगर Ag+ रखे और इसके सामने इलेक्ट्रॉन रखे और AgCl के पास इलेक्ट्रॉन रखे, कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी लेना चाहेगा, पहला कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी लेना चाहेगा, Ag+। Ag+ इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेना चाहेगा, यानी कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा या कम, ज्यादा होगा, ज्यादा। यस, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तभी तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तभी वो क्या करते हैं, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन इजीली लेना चाहेगा, जो इलेक्ट्रॉन इजीली लेना चाहेगा उसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। कल को पेपर में आ गया कि रिडक्शन पोटेंशियल बताओ किसका ज्यादा है, तो थोड़ा एक तो देखो ये सीरीज भी याद रखना है, ये आपको सीरीज याद है। यस, ये ट्रिक मैं YouTube पे इतने फालतू वीडियो देखते हुए, एक बच्चा बता रहा था कि सर मैं डेली 5 से 6 घंटे देखता हूँ। कौन से बच्चे जो ऐसी बात बता रहे हैं आप, नेम नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम बच्चे के पीछे पड़ जाओगे। सर 5 से 6 घंटे क्या, नहीं सर अच्छे बच्चे हम ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे बच्चे को। नहीं तो क्या जरूरत है, वो बच्चा कैलाश है, अब बताओ। ओके सर, सर स्क्रीन टाइम मेरा 2-3 घंटे का है। कैलाश को मैसेज करना है, कैलाश को मैसेज करो भाई कर लो यार मेरे को। नहीं, वो बच्चा वैसे आज क्लास में नहीं आया है, जो है यानी कि तुम लोग में से नहीं है, अभी मैं देख लिया उसे। तो डिटेल बताओ सर। शादी में गया क्या वो, शादी में गया क्या? अच्छा, शादी में नहीं, वो बिहान नहीं, बिहान नहीं रहता है वो तो कौन एक ही क्लास में जाता है और काम का क्लास जाता है। मतलब बच्चे हैं वो, मेट्रो स्टेशन में पता चला 6 घंटा यूट्यूब शॉर्ट्स, अभी भी क्या पता क्लास नहीं अटेंड किया, शॉर्ट्स ही देख रहा होगा। सर इतना ऑनेस्ट कैसे? नहीं वो ऑनेस्ट है, तभी तो मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। वो खुद देखो मेंटरशिप सेशन में बच्चे बोल देते हैं यार, बच्चे मन के सच्चे तो बोल देते हैं, ठीक है। तो YouTube शॉर्ट भाई शॉर्ट्स देख रहे हो तो थोड़ा 2 मिनट निकाल के इसका ट्रिक भी देख लेना, एक से एक ट्रिक अवेलेबल है, देखना इलेक्ट्रोकेमिकल याद करने का तरीका, और फिर उसको देख के इसको याद कर लेना। सर आप बता दो आपकी ट्रिक्स बढ़िया। मैंने तो एक ट्रिक बताया था ना, छापा याद करना, वो तो मेटल्स के लिए है, हाइड्रोजन को जो वो हाइड्रोजन के नीचे तो बहुत सारा हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन के नीचे क्या था, छापा, ये C, ये H, ये Ag, और फिर क्या हो गया, छापा, ये P और Au। छापा मतलब ये सब हाइड्रोजन के नीचे है, इनका क्या होता है,
अगर हाइड्रोजन के संपर्क में ये आएंगे तो तो उसको हाइड्रोजन रिएक्ट करवा देंगे। क्या पानी के साथ ये रिएक्शन करेंगे ना, तो Yes. हाइड्रोजन गैस, या एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस गैस नहीं निकलेगी। नहीं निकलेगी, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी क्या है, कम है, हाइड्रोजन से ज्यादा लेस रिएक्टिव है। तो ये अगर मान लो इन सब मेटल को अगर एसिड में डालोगे, बेस में डालोगे, पानी में डालोगे, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। तो एक ये ट्रिक था छापा। बाकी एक और ट्रिक हमने बता दिया ना कि देखो भाई तुम ऐसे ध्यान रखना, ये ज्यादा क्वेश्चन देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ना इतना ही नहीं है, और भी है। जैसे कल को मान लो अगर तुमसे पूछ दे कि बताओ भाई Ag प्लस, ये रहा ना Ag प्लस, नाम में लिख के रहा, Ag प्लस से Ag बन रहा है, और बोल देगा कि AgCl से AgCl में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो, और Ag देखो ये भी +1 है ना, Ag प्लस Cl माइनस बन रहा है, और पूछ देगा कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, क्या आंसर करोगे, सेम ही आना चाहिए। क्या आंसर करोगे? अरे Ag Ag plus प्लस से Ag बन रहा है और AgCl से भी Ag बन रहा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा? Ag सेम plus ही आएगा। Ag प्लस का होगा। तो ये थोड़ा ये सब ध्यान देना। ऐसा क्यों सर? सेम ही तो रिएक्शन हो रही है। तो उससे सेम ही chlorine- सेमी रिएक्शन नहीं हो रही है, देखो ये अनस्टेबल हो जाएगा ना। ये स्टेट में है ना Ag प्लस, ये क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, ये स्टेबल है। अब तुम सोचो ना, कौन अभी तो समझा है भाई, कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी लेना चाहेगा, प्लस वाला लेना चाहेगा AgCl, तो यहाँ पे तो आंसर कर दिए। Yes, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा भूखा कौन है? Ag प्लस है। क्यों है? क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज है, ये भी ठीक है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, लेकिन इसके साथ में -1 जुड़ा भी तो है, yes, सही बात। स्टेबल है। चलो आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अरे यार अभी तो हम बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है। चलो ये सब हमने पढ़ ही लिया था, जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होता है, मतलब क्या होता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या बिहेव करता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है ना, ठीक है। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। चलो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल हमने पढ़ ही लिया कि जितना ज्यादा ऊपर जाओगे उतना ही मेटल रिएक्टिव, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। नॉन मेटल की बात करते हैं, फ्लोरीन नीचे था, यानी जितना नीचे जाओगे उतना ही ज्यादा नॉन मेटल रिएक्टिव, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज्यादा नॉन मेटल केस में। फिर डिस्प्लेसमेंट में हमने पढ़ ही लिया कि जो मेटल ऊपर रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, और नॉन मेटल की बात करो जो नॉन मेटल नीचे है वो डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है। अब बताओ छापा से तुम याद किए थे, Ag ऊपर था, कॉपर नीचे था, तो Ag तुम्हारा नहीं क्या था यार, छापा CHA, तो पहले कॉपर था तब Ag था, तो कॉपर ऊपर रहता है, Ag नीचे है, इट मींस कॉपर Ag को बाहर निकाल के फेंक देगा। Yes, sir, displace कर। और नॉन मेटल की बात करोगे तो बताओ, ये तुम सीरीज में देखोगे तो आयोडीन नीचे था क्या, नहीं क्लोरीन नीचे था, ऐसा था ना, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन सबसे नीचे था, फिर तुम्हारा क्लोरीन, तो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू आयोडीन, तो क्लोरीन आयोडीन को बाहर निकल के फेंक देगा, लेकिन आयोडीन ऐसा नहीं कर सकता। ये सब हो गया, ये सब पढ़ लेना। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब यहाँ पे तुम्हारा इस चैप्टर का 50% पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, 50 से 60% हम कंप्लीट कर लिए। बता कोई बहुत ज्यादा टफ लगा है क्या अभी तक, रिवाइज हुआ कि नहीं? हाँ सर। क्योंकि ये वन शॉट लेक्चर जो होता है ना, इसको थोड़ा अच्छे से सीरियसली लेके अटेंड करो। ये क्लास में जो रिवीजन मैं करा दूंगा ना, तुम खुद से करोगे ना, इतना यहाँ तक पहुंचने में तुमको 4 दिन लगेंगे। यस सर, सही बात है। पढ़ते हो सो के पढ़ोगे, 4 दिन लग जाएंगे यहाँ तक आने में, और हम 40 मिनट में पहुंच गए यहाँ पे, 40-50 मिनट में। यस सर। तो अब हमारे पास यहाँ से हाफ एन आवर बचा हुआ है, ठीक है, हाफ एन आवर बचा हुआ है, इसको जल्दी से यूटिलाइज करते हैं। अभी तक किसी को कुछ बोलना है, कोई डाउट है तो बताओ। वान्या, हिमांशु, ऋषभ त्रिपाठी आ रहा है समझ में? यस सर। त्रिपाठी सिलेक्शन मतलब नेक्स्ट ईयर रिजल्ट दे रहे हो ना तुम? सर बॉम्बे, सीधा बॉम्बे। नहीं मैं ये ऋषभ त्रिपाठी से बोल रहा हूँ। हाँ सर, उसी की बता रहा हूँ, सीधा बॉम्बे नहीं है। ये बच्चा रिजल्ट दे रहा है जेई में, दे रहे हो ना रिजल्ट? हाँ भाई सर, पता है, बढ़िया भाई। अभी चुप हो गए, यस सर। रिजल्ट दे रहे हो ना? यस सर। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो,
किसी भी टॉपिक से, तो बिना किसी संकोच के कॉल मैसेज करो, ठीक है, और अच्छे से मेहनत करो। कुछ बच्चे को से मुझे रिजल्ट चाहिए, तो फिर क्या मतलब इतना मेहनत करके पढ़ाने से क्या फायदा जब बच्चे सिलेक्शन ही ना ले पाए। और वे ना तुम्हारे क्लास में जो तुम्हें लगता होगा कि सब बहुत अच्छे मतलब बैकग्राउंड से बच्चे लगते होंगे, नहीं भाई। ये मेंटरशिप सेशन के दौरान पता चला कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो मतलब बहुत वीकर सेक्शन से आ रहे हैं, और वैसे भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं। तो कोई ऐसे तो मतलब बहुत कम ही, जैसे विहान की तरफ तो बहुत कम ही फैमिली है, विहान वैसे पैसे वाला है, बट क्लास में मैक्सिमम जो मैं बोलूँ ना 90% ऐसे बच्चे हैं जो बहुत वीकर सेक्शन से आ रहे हैं। तो ऐसे बच्चे का सिलेक्शन होता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। चलो यार, मतलब वीकर सेक्शन से आके मतलब फाइनेंशियली थोड़ा वीक है बच्चा, और फिर भी मतलब जेई कॉलेज में चला गया, नीट्स में सिलेक्शन ले लिया। सर मेरा सिलेक्शन हो गया, आपको चिकन बना के खिलाऊंगा। सिलेक्शन दो यार। हाँ, ये डाटा में देखा तो वही मैक्सिमम बच्चे, और तुम खुद भी एफर्ट लगाओ ना यार। जैसे मान लो अगर फाइनेंशियली कंडीशन जो भी आपका वीक है वो कौन ठीक करेगा, आप ही ठीक करोगे ना। अगर मान लो घर के आप ही मेंबर हो, एक ही बेटा है घर, और वो आप हो, और आप ही अच्छे से मेहनत नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। थोड़ा सीरियस हो, अच्छे से पढ़ाई करो, सिलेक्शन हो जाएगा यार, बहुत टफ नहीं है, मेहनत करोगे तो। अभी हमारे पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है ना कि अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट। फिर ये अभी देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत तेज में चल रहा है, इसको 3 लेक्चर लेके फिर से रिवीजन कराएंगे। तो ये तुम्हारा सेकंड हुआ, फिर 3 थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, ऐसे इतने बार रिवीजन करा देंगे ना, बहुत अच्छे से हो जाएगा। और वो रिवीजन तो तुम्हारा तभी होगा ना जब तुम रेगुलर क्लास में उसको किए रहो। अब देखो जो बच्चा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा है ना, वो रिवीजन क्लास में टिक ही नहीं पाएगा, नहीं टिक पाएगा वो, तो उस पर तो धुएं उड़ जाएंगे भाई। वो नॉस्ट इक्वेशन में ही वो उसका सारा फेज क्या है, सबका होगा यार। अक्टूबर के बाद हम क्या करेंगे, अक्टूबर में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा नहीं बचा है। ये चैप्टर जो चल रहा है ये एक क्लास, यानी कि एक क्लास में खत्म हो जाएगा। अल्कोहल वाला चैप्टर एक, मैक्सिमम 2, उससे ज्यादा नहीं। फिर अल्डिहाइड वाला तो और चैप्टर, 2 चैप्टर ही तो बचे हैं सर, वो तो हाँ, छोटा 2 ही है। चैप्टर, लेकिन कहने को 2 चैप्टर है, वो एक ही चैप्टर में, क्योंकि एमीन तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत तुम्हारे छोटा है सर, वो छोटा है, प्लस वो तो उसके बिल्कुल सारे छोटा है। रिएक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। एमीन के रिएक्शन ग्रिग्नार्ड में पड़ चुके हैं, एमीन के सर 2-3 डाइओजेनेशन रिएक्शन नहीं है बस। बस 2-3 रिएक्शन। और बायोमोलिक्यूल भी बहुत बच्चा वाला चैप्टर है यार, बहुत छोटा चैप्टर, तो बहुत कुछ नहीं बचा है। प्रैक्टिकल वाला भी था ना, हाँ, प्रैक्टिकल वाला है, उसको भी देख लेंगे। वो भी तो ऐड किया था ना पिछले साल। अरे तो प्रैक्टिकल के बहुत सारी चीज ना हम अभी भी चलते चले, जैसे लुकास टेस्ट, ये भी तुम्हारा एक तरह से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है। विक्टर मेयर टेस्ट प्रैक्टिकल, एक और हम कल पढ़ेंगे FeCl3 टेस्ट। तो ये बीच बीच में टेस्ट आ रहा है ना, फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट आएगा, करेंगे भाई। तो ये सब भी तुम्हारा प्रैक्टिकल ही है। ये विक्टर मेयर टेस्ट वगैरह जो आ रहा है कल हम पढ़ेंगे, फिनॉल के लिए टेस्ट करेंगे, FeCl3 टेस्ट करेंगे। नहीं कल मतलब वर्किंग क्लास, मंडे, कल क्लास नहीं, कल तो टेस्ट है ना, टेस्ट के दिन क्लास नहीं होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस पे आते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं यार, 2 रॉड लो, ठीक है, और जो भी तुम्हारा सॉल्यूशन था, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसको तोड़ दो। जैसे मान लो ये NaCl का सॉल्यूशन है, NaCl है, तो NaCl को कैसे तोड़ना है, 2 रॉड लिया और बाहर से एक बैटरी से जोड़ दिया तो टूटेगा। बताओ Na+ और ये Cl- है, Na+ किसके तरफ जाना चाहेगा, कैथोड या एनोड? Na+ कैथोड के प्लस जाना चाहेगा, और Cl- जाना चाहेगा एनोड के पास। एनोड। तो ये देखो, इसको ट्रिक हमने क्या किया था ना कि कैथोड C से कैथोड, C से कैटायन, तो कैथोड की तरफ कैटायन जाना चाहता है। देखो Na+ कैटायन है ना, और A से एनोड, A से एनायन, एनोड की तरफ एनायन जाना चाहता है, यानी कि माइनस क्या है, एनोड, एनायन। तो ये कॉम्बिनेशन याद रखना था, Cc और A, कैथोड की तरफ कैटायन जाता है, एनोड की तरफ एनायन जाता है। तो आप तोड़ रहे थे, ठीक है। अब ये बताओ, अच्छा ये हमने पढ़ा था ना, कॉपर का इलेक्ट्रोड टाइम के साथ ये क्या होता है, थिक होते जाता है ना, यस, yes, sir. और जिंक का इलेक्ट्रॉन टाइम के साथ क्या होता है, थिन होते थिन जाता होता जाता है। है,
ठीक है। जिंक का इलेक्ट्रॉन टाइम के साथ थिन होगा, कॉपर का इलेक्ट्रॉन थिक होगा। ये क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस दिखा रहा है। देखो क्लोरीन माइनस कहाँ गया, क्लोरीन माइनस तुम्हारा किसके पास गया है, एनोड के, नहीं हाँ एनोड के पास गया। देख रहे हो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, यानी कि ये एनोड है, और ये निगेटिव टर्मिनल है यानी कि कैथोड है। तो कैथोड के पास क्या गया, Na+ गया है, सीसी का कॉम्बिनेशन हो गया। कैथोड पे कैटायन जा रहा है, एनोड पे एनायन जा रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये सब वही क्वेश्चन है, इजी वाले हो जाएंगे सॉल्व, हो जाएगा ना भाई। ये सब रेगुलर क्लास में हुआ था, इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व हो ऑक्सीडेशन। जाएगा सर, हो जाएगा। चलो ये सब हटा दो, हटाओ, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम इसमें दो तरह के एस्पेक्ट पढ़े थे, एक था क्वालिटेटिव और दूसरा था क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या पता चलता है, क्या चीज कहाँ पे बनती है, क्या मिलेगा। कितनी जैसे मात्रा आप NaCl को आप तोड़ने चले थे, क्या NaCl को आप पानी में, मतलब एक्वस NaCl को आप तोड़ने पे क्या आपको सोडियम मिल रहा था क्या, सोडियम नहीं मिलता, हाइड्रोजन मिल जाता है। हाइड्रोजन मिलता है। यस, तो ये कौन बताएगा, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बताता है कि आपको क्या मिलेगा, और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट बताता है कि कितना मिलेगा। ये क्वांटिटी, क्वांटिटी। हाँ क्वांटिटी। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बताओ NaCl को तोड़ोगे तो वही चीज होगा यार, अगर ये क्या है मोल्टन है यानी कि पानी वानी नहीं है, तो पानी नहीं है तो क्या होगा, एनोड पे क्या जाएगा, एनायन, क्लोरीन गया, कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे सोडियम पे लगाएगा, और ये कब रहेगा, मोल्टेन रहेगा। लेकिन जैसे ही एक्वस आता है तो गेम पलट जाता है। एक्वस आते ही पूरा गेम चेंज, यानी कि पानी अपना, क्योंकि पानी भी तो टूटेगा भाई। अगर मान लो एक बीकर है और इसमें पानी है और 2 रॉड ले लिए और बैटरी से जोड़ दिए, तो वाटर भी तो टूटेगा। वाटर H+ और H+ में नहीं टूटता है, H+ OH-, वाटर भी तो टूटेगा। तो अगर मान लो वाटर टूट रहा है, तो वाटर अगर टूट गया H+ OH- में, तो इसका भी कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड के पास, और इसका आयन एनोड के पास पहुंचेगा। अगर वाटर टूट के एनोड के पास पहुंचेगा तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। चूंकि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो बताओ एनोड पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। एनोड पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। अगर वाटर का रिडक्शन कराओगे तो कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो ये ध्यान रखना, कैथोड पे अगर वाटर टूट रहा है तो हाइड्रोजन मिलेगा, वाटर टूट रहा है तो एनोड पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। आगे देखो, फिर हमने देखा था कि ये सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, पानी वाला सोडियम क्लोराइड को तुम अगर तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ। अगर कैथोड पे बात करोगे तो देखो क्या दे रहा है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, हाइड्रोजन का ज्यादा था, हाइड्रोजन का ज्यादा है। यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वही रिएक्शन होगा, पहले वाला रिएक्शन नहीं होगा। यानी कि तुम NaCl को तोड़ोगे तो Na सोडियम तुमको नहीं मिलेगा, कैथोड में सोडियम नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। और वही अगर तुम NaCl को तोड़ रहे हो तो एनोड पे क्या मिलेगा, तो एनोड पे क्या मिलेगा, तो देखो किसका, दोनों को क्या दे रखा है, दोनों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, किसका ज्यादा है, H2O का। H2O का ज्यादा है। तो यानी कि H2 वाला रिएक्शन होना चाहिए था, लेकिन क्या लिखा है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन H2 भी होता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन माइनस, बट सिंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। लास्ट इक्वेशन में याद करो, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था कि नहीं, ई सेल। तो ई सेल तुम्हारा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर चूंकि तुम NaCl को तोड़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है नमक तो ज्यादा ही रखे होगे, कम तो रखे नहीं होगे। तो नमक ज्यादा रखे हो और ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, और हम देख रहे हैं दोनों को E0 के वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। जैसे देखो पिछले वाले केस में बहुत डिफरेंस था ना, 2.7 और 0.83 बहुत अंतर है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो 1.3 1.2 बहुत अंतर तो है नहीं, 0.1 का अंतर है। तो क्या हो गया, जब बहुत डिफरेंस नहीं है और चूंकि क्लोरीन ज्यादा है तो टूटेगा कौन, क्लोरीन टूटेगा। मतलब ऊपर वाला ही रिएक्शन होगा, नीचे वाला नहीं होगा। समझ में आया। तो एनोड पे क्या मिलेगा आपको, एनोड पे क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है। When the solution is concentration enough chlorine minus Cl2 is the product, आपको क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। लेकिन सोडियम कभी नहीं मिलेगा। कंसंट्रेशन कितना ही बढ़ाओ सोडियम नहीं मिलने वाला। क्यों भाई, क्योंकि देखो इन दोनों का पोटेंशियल में बहुत अंतर है, पोटेंशियल में बहुत अंतर है, इसलिए सोडियम नहीं मिलेगा। ऐसा हम पढ़ चुके हैं भाई। अरे बोलो, चलो यार जल्दी पढ़ते हैं और बढ़ते हैं। तो ये सब तुम देख लेना,
इसके ऊपर अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलो 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 चलो, टाइम नहीं है उतना। फिर हमने देखा था ये क्वेश्चन, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, कितना चार्ज दोगे बताओ, इसको कितना चार्ज पहले के दोगे? लिए 3f आएगा, दूसरे के 3 लिए farad 2f आएगा, 3 पहले में farad 3f, दूसरे में 2f और थर्ड वाले में 5f। 5 है। ये क्या था, इसका चार्ज था +7 चार्ज था, ये +2 चार्ज है, यानी कि 5। तो कितना चार्ज प्रोवाइड, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और कल के पेपर में भी इस पे आएंगे, कितना आपको चार्ज देना है। अब बताओ, अगर क्वेश्चन पूछ दे मास में कि अगर इस आपको 63.5 ग्राम कॉपर चाहिए तो कितना चार्ज दोगे? 63.5 ग्राम कितना चार्ज 2f दोगे? ही आएगा, 2f ही आएगा, यस 2f ही आएगा। 1 मोल के लिए होगा ना 2f। और ये बताओ, अगर ये एल्युमिनियम में 3f अगर आप चार्ज दे रहे हो तो कितना ग्राम एल्युमिनियम मिलेगा? 27 ग्राम। 27 ग्राम आ जाएगा। और अगर 1f चार्ज दोगे तो 9 9 ग्राम। यस, हाँ 27/3 9 आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। फिर ग्राम इक्विवेलेंट का कुछ फॉर्मूला था, बोले थे कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा फॉर्मूला ये कर लेना, ये याद रखना, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? एन फैक्टर इनटू मोलरिटी, एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। ये कुछ इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला था। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? गिवन वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर गिवन वेट, गिवन वाला बोल रहा है एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट क्या होता है? 27 होता है ना, तो एल्युमिनियम का अगर तुम इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो क्या होगा? 27 बाई एन फैक्टर क्या होता है? चार्ज कितना होता है एल्युमिनियम का? 3, यानी कि इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़े थे, फैराडे का सेकंड लॉ पढ़े थे। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि जो तुम्हारा मास जो डिपॉजिट होता है ना, मास जो आपका डिपॉजिट होता है, जो मास आपका डिपॉजिट होता है वो क्या होता है? वो इक्वल होता है जेड क्यू के। W इज इक्वल टू क्या है? W जो है आपका Z और Q के इक्वल है। ठीक है, वेयर Z क्या है? Z का वैल्यू क्या होता है बताओ भाई? इक्विवेलेंट वेट बाई फैराडे कांस्टेंट। इक्विवेलेंट वेट बाई फैराडे कांस्टेंट। और Q क्या है? Q को तुम लिख सकते हो ना, I इंटू टी, I इंटू टी ले सकते हैं। और टाइम किस में लेना है? हमेशा याद रखना, टाइम सेकंड में लेना है, टाइम सेकंड में लेना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा फैराडे का फर्स्ट लॉ था। फैराडे का फर्स्ट लॉ था क्या? W इज इक्वल टू जेड क्यू। W इज इक्वल टू क्या था? जेड क्यू का। ठीक है, ओके, ये सब हो गया। सेकेंड लॉ क्या कर रहा था? सेकेंड लॉ कर रहा था कि अगर मान लो Q अगर सेम हो जाए, Q का वैल्यू अगर आपका सेम हो जाएगा ना, तो W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। चार्ज सेम होता है तो वेट 1 डिवाइडेड बाई वेट 2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट 1 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2। मतलब क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, अगर उसको सेम चार्ज से तोड़ोगे तो क्या होता है? उनका ग्राम इक्विवेलेंट सेम होता है। जैसे देखो W1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसको तुम लिख सकते हो ना, W1 बाई E1 इज इक्वल टू W2 बाई E2, नहीं लिख सकते हैं? तो चार्ज सेम होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ना ग्राम इक्विवेलेंट, W बाई E, ग्राम इक्विवेलेंट। ये भी क्या है? ये भी ग्राम इक्विवेलेंट है। तो चार्ज सेम है तो ग्राम इक्विवेलेंट सेम होता है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, आप सॉल्व करो इसको। ये सब तो हो चुका है। अरे ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या सॉल्व? देखो तो कर रहा है 2 फैराडे, आपको जब आप 2 फैराडे चार्ज दे रहे हो, हाँ वही क्वेश्चन जो कहते हैं भाई 2 फैराडे दे रहे हो तो इसको 2 फैराडे ही तो चाहिए था। 1 मोल आएगा तो सीधा हाँ, 5 ले लो। आएगा, यानी कि सेकंड इज नहीं, सेकंड सर, हाँ सेकंड हो गया। वही देखो, चलो ये कुछ क्वेश्चन है, ये सब क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं सारे क्वेश्चन, उधर टाइम नहीं है डिस्कस करने का। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके पता चलती। ऑन पासिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट का वैल्यू दे रखा है 1 एम्पियर है, टाइम दे रखा है कितना? 16 मिनट 5 सेकेंड। थ्रो 1 लीटर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या दे रखा है? 1 लीटर है। ऑल कॉपर ऑफ द सॉल्यूशन CuCl2 सॉल्यूशन वाज, मोलर मास ऑफ कॉपर दे रखा है, फैराडे कांस्टेंट दे रखा है, बताओ भाई। मोलारिटी पूछ रहा है, या आपसे मोलारिटी पूछ रहा है, कर रहा है करंट जो है I का वैल्यू आपको दे रखा है 1 एम्पियर है,
टाइम अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 16 मिनट 5 सेकंड कितना हुआ, अरे 16 मिनट 5 सेकंड कितना सेकंड होगा भाई, अरे बोलो 16 को 60 से मल्टीप्लाई करके 965 965 सेकंड हो जाएगा। अरे 60 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 60 से मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ दो, तो टाइम क्या हुआ 965 सेकंड हो गया। तो टाइम आपका 965 सेकंड हो गया, करंट दे ही रखा है, और क्या है, मोलारिटी पूछ रहा है वो, बता भाई कैसे सॉल्व करोगे। अरे क्या क्या ऐसे सॉल्व किया जाए, ऑन पासिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। देखो फैराडे लॉ क्या था, W बराबर ZQ था, और सेकेंड लॉ क्या था, W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2, ठीक है। और ZQ की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, IT, तो I दिया ही हुआ है, T दिया ही हुआ है, Z आपको पता ही है, तो क्या W नहीं निकल जाएगा। यस सर, डब्ल्यू अरे भाई निकाल जब लो, मास तुमको से I दे रखा है, टाइम दे रखा हुआ है, I दे रखा हुआ है, टाइम दे रखा हुआ है, ठीक है। जब आपके पास I दे रखा है, टाइम दे रखा है, और Z का वैल्यू आपको पता ही है, Z का वैल्यू क्या होता है, Z का वैल्यू होता है E/F होता है ना, M/NF भी लिख सकते हैं, क्या M/NF भी लिख सकते हैं, N बाई क्या लिख सकते हो, M/NF सेम ही रहेगा। अच्छा सेम ही रहेगा। तो देखो ना, हाँ ये M तुम्हारा 63.5 ही है ना, 63.5 है, उसके बाद में क्या करोगे, अरे बोलो, अरे सॉल्व हो जाएगी नहीं, बताओ भैया, हाँ सर, सी आएगा, C आ रहा है ना, चलो यस सर, C आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पे आओ फिर, इस क्वेश्चन पे आओ, क्या करोगे कैसे करोगे। क्या 9.65 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू fused anhydrous magnesium chloride. The magnesium metal thus obtained is completely converted into Grignard reagent. The number of moles of the original reagent. अच्छा ये बताओ, एक मोल ग्रिग्नार्ड यही ना RmGx, अरे यही होता है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अगर एक मोल मैग्नीशियम रखोगे तो एक मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनता है, एक मोल मैग्नीशियम रहेगा तो एक मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेगा। तो आप ये बता दो कितना मोल मैग्नीशियम आपको मिल रहा है, मतलब इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है क्या, इनडायरेक्टली आपको एक मोल ऑफ मैग्नीशियम ही पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपसे मोल ऑफ मैग्नीशियम ही पूछा जा रहा है। क्या कर रहा है, 9.65 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू फ्यूज एनहाइड्रस magnesium metal thus obtained is completely converted into इतना number of moles of original reagent। अब बताओ W इक्वल टू क्या होता है, ZQ, यही होता है ना, और Z की जगह पे क्या लिख सकते हो, E/F इंटू Q, Q का वैल्यू क्या दे रखा है 9.65, Q का वैल्यू दे रखा है 9.65, F का जगह पे क्या लिख सकते हो 96500, और बताओ E के जगह पे क्या लिख सकते हो, मैग्नीशियम का E क्या होगा 27/2 27/3 ना, नहीं 27 नहीं ना, 27/2 और मैग्नीशियम का 24 होता है, है 24/2 होगा ना, मैग्नीशियम का 24 होता है। अच्छा तो 24/2 करोगे तो देखो तुम्हारा W निकल सकता है कि नहीं, मास निकल जाएगी नहीं, और जब मास निकल जाएगा तो मोल नहीं निकाल लोगे, यस सर, सी ऑप्शन आ और रहा जो है। मोल आएगा तो वही तुम्हारा, जितना मोल मैग्नीशियम होगा वही तुम्हारा RmG का आंसर होगा, यानी कि क्या हो जाएगा C हो जाएगा ना आंसर, यस सर, सी आएगा, C होगा, मोल निकाल लेना, ठीक है। तो ये हो गया टाइम भी खत्म हो रहा है, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। चलो अब ये लास्ट पार्ट में चले आ गए हम, रेसिस्टेंस कंडक्टेंस, 1.5 घंटे भी कम पड़ गया। रेसिस्टेंस R होता है, अरे भाई रेसिस्टेंस R होता है ना, फिर तुम्हारा क्या होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस G बोलते हैं,
जी होता है 1/r। जी का एक और फॉर्मूला क्या था? 1/r तो लिखा ही हुआ है। 1/r। हाँ चलो जी, अरे जी तो ठीक है, जी तुम्हारा 1/r है, ठीक है। चलो जी तुम्हारा 1/r हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या था? रो। रो इसका फॉर्मूला क्या था? एक हमने पढ़ा था ना, 1/g इंटू जी स्टार। कांस्टेंट सेल कांस्टेंट वो हाँ सेल ये जी स्टार क्या है? जी स्टार सेल कांस्टेंट है। तो ये तुम्हारा रो था। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो क्या था? 1/g इंटू जी स्टार। फिर ये तुम्हारा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा। कप्पा क्या था? कप्पा था जी इंटू जी स्टार। एक्चुअली कप्पा क्या होता है? कप्पा जो होता है 1/रो ही होता है। तो अगर ये इसका वैल्यू जी इंटू जी स्टार है तो ऊपर वाले का वैल्यू 1/g इंटू जी स्टार नहीं हो जाएगा? यस। तो ये हमने पढ़ा था। फिर मोलर कंडक्टेंस क्या पढ़ा था? मोलर कंडक्टेंस में पढ़ा था कि इसका फॉर्मूला क्या था? K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी। मोलर कंडक्टेंस था K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या था? K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मालिटी। ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस था, ठीक है। उसके बाद में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या इसको याद रखना नेम से। देखो ये हमने पढ़ा था ना, एन फैक्टर। देखो ये अगर तुम, ये तुम्हारा क्या था? मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला है। ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला है। अगर ये नॉर्मलिटी को भी जस्ट पढ़ा था ना, एन फैक्टर इनटू मोलारिटी। तो सब डिवाइड करके तुम्हारा ये इक्वेशन आ गया था ना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्ट। तुम ये ऐसे भी याद रख सकते हो, नेम, NEM, नेम। देखो एन फैक्टर के लिए एन लिख दिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए ई लिख दिए, और मोलर कंडक्टेंस के लिए एम लिख दिए। तो नेम याद रखना, एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस। एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस के बराबर होता है। नेम याद रखना, NEM। ये हो गया, कुछ क्वेश्चन थे ये हमने क्लास में किए हुए थे। आगे बढ़ते हैं। फिर कौन कौन से फैक्टर आपके अफेक्ट करते हैं कंडक्टेंस को? तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डाइल्यूशन वाला ही था। बाकी सब तुम पढ़ लेना, डाइल्यूशन पे चलते हैं। डाइल्यूशन मतलब पानी। अगर पानी मिलाओगे तो बताओ कंडक्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? पानी मिलाओगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा कि बढ़ेगा। Yes, पानी मिलाओगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। और किसके लिए बढ़ेगा? स्ट्रॉन्ग के लिए भी बढ़ेगा, वीक के लिए भी बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग के लिए भी बढ़ेगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हो गया? CH3COH वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब बताओ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पानी कितना मिला दे, इनफाइनाइट पानी मिल जाए, तो इनफाइनाइट पानी मिलाओगे तो क्या आपके सॉल्यूशन में ये एसिटिक एसिड मिलेगा आपको? नो। नहीं, ये किस में कन्वर्ट हो गया रहेगा? ये आपको CH3COO माइनस में कन्वर्ट हो गया रहेगा। लेकिन इनफाइनाइट टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो प्रैक्टिकली तो इतना ये आपको मिलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे हैं तो क्या आपको एसिटिक एसिड मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अब अगर ये पूछ बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl, क्या पानी मिलाएंगे तो आयन की संख्या बढ़ जाएगी क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में? क्या पानी मिलाओगे तो आयन की संख्या HCl केस में बढ़ेगी? नो। ज्यादा पानी मिलाओगे तो रहेगी। नहीं बढ़ेगी, सेम ही नहीं रहेगी। बढ़ेगी। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कम पानी में ही कंप्लीटली टूट जाता है। ये पूरा टूट जाता है, इसका आयन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। एक आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? अगर पानी मिलाओगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटता है। ये एक मात्र टर्म है जो घटता है। बाकी सारे पानी पे मिलाओगे तो बढ़ेगा। सारे मतलब क्या हो गया? तुम्हारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बढ़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। मतलब सारे कंडक्टेंस बढ़ेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटेगा। एकमात्र कंडक्टेंस है जो पानी मिलाने में घटेगा, वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन हमने पढ़ा था, ये इक्वेशन ऑनशैगर वाला, ऑनशैगर इक्वेशन पढ़ा था ना भाई। ये किसके लिए वैलिड था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब बताओ ये यहाँ पे क्या है? इक्वेशन में तुम्हारा लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या कर रहा है? इनफाइनाइट का मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये था। और ये बताओ अगर बी आपसे पूछा जाएगा तो ये बी क्या है? कांस्टेंट है। और इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? इसका वैल्यू डिपेंड करता है कैसा सॉल्यूट सॉल्वेंट है।
मतलब अलग मान लो सॉलिड सॉल्वेंट चेंज कर दो तो बी चेंज नहीं हो जाएगा। Yes. हाँ, लेकिन एक पार्टिकुलर के लिए सेम रहेगा, लेकिन सॉलिड सॉल्वेंट चेंज करोगे बी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ग्राफ पढ़ा था। फिर कोलावर्स लॉ पढ़ा था, ये आपका लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए थे। कोलावर्स लॉ में क्या पढ़े थे कि देखो अगर तुम्हारा NaCl है, ठीक है, और इसको तुम तोड़ रहे हो, तो जो Na प्लस का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो क्लोरीन माइनस का कंसेंट्रेशन, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो तुम्हारा कंडक्टेंस क्लोरीन माइनस का आएगा वो सेम ही रहेगा, चाहे वो NaCl का लो या KCl का लो। मतलब ये NaCl KCl से इंडिपेंडेंट है। अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में पानी मिलाओगे, और कितना पानी मिलाओगे, इनफाइनाइट पानी मिलाओगे, तो जो मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो सेम रहता है। उसको वो सोर्स से मतलब नहीं है कि वो KCl से आ रहा है कि NaCl से आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका कंसंट्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसका कंडक्टेंस सेम रहता है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है आपका क्या, फॉर्मूला। अगर मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, कोफिशिएंट जो होता है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं ना। यस सर। मोलर कंडक्टेंस में क्या होता है, अगर मान लो इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट x है, तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा, x से मल्टीप्लाई करो, इसका कंडक्टेंस y है तो y से मल्टीप्लाई करो और तब ऐड करो। लेकिन वही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर आप निकालोगे तो उस केस में आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। इक्विवेलेंट के कंडक्टेंस के केस में आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। जैसे ये क्वेश्चन आया है Al2SO4, ये नीट का पूछा क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसका क्या होगा, बताओ क्या आंसर होना चाहिए। B. ये बी। बी होना चाहिए ना, यस। क्योंकि देखो Yes. इसके ना इससे और इससे कोई मतलब इसके कितना, जैसे ये टूटता है ना 2Al3 प्लस, और फिर किसमें टूटता है SO4 2 माइनस, और फिर क्या लिख दोगे, इसके आगे 3 लिख दोगे। तो ये 2 और 3 से इसको कोई मतलब नहीं है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में 2 और 3 से कोई मतलब नहीं, लेकिन मोलर कंडक्टेंस के केस में इनसे मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मोलर कंडक्टेंस पूछता तो आंसर क्या होता, मोलर कंडक्टेंस के केस में आंसर ए होता। ठीक है, आंसर ये होता। तो ये क्वेश्चन था। अच्छा, एक और हमने पढ़ा था ये, अच्छा इसका आंसर बता दो। करा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH इज इक्वल टू, NH4OH का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा। अब बताओ ये तुम्हारा किससे मिलके बना हुआ है। अगर मान लो NH4Cl प्लस कर दे, क्या कर दे बी आएगा सर। NaOH, और माइनस कर दे NaCl। तुम खुद सोचो, NaCl से माइनस कर दोगे तो क्या होगा, Na से Na कट जाएगा, Cl से Cl कट जाएगा, NH4OH नहीं बच जाएगा। यस सर। तो इस आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताओ। बी आ जाएगा। डी आ जाएगा ना, NH4Cl प्लस NaOH माइनस NaCl, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम निकाल लेना ये माइनस करके। जैसे इसी क्वेश्चन का आंसर है, तुमको अगर निकालना होगा, मान लो NaCl HCl CH3CONO का पूछा हुआ है, नहीं सबका दे रखा है, CH3COH का पूछ रहा है, तो बताओ क्या क्या करोगे। इसको और इसको ऐड करके माइनस NaCl कर दे, माइनस NaCl करोगे तो देखो कौन कौन कट जाएगा, Na कट जाएगा, Cl कट जाएगा, क्या बचेगा, CH3COH बच जाएगा। तो दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, और यहाँ पे डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाता है, डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये हो गया एप्लीकेशन में। यहां से नीट में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये फॉर्मूला से। अल्फा बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कोई भी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन। अल्फा का वैल्यू जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये लास्ट स्लाइड है, अब खत्म हो गया। अल्फा बराबर क्या होता है, लैम्डा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये क्वेश्चन में दे रखा रहेगा मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस रेशियो ले लो, अल्फा आ जाएगा। ठीक है, चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में भी देखना, इनफाइनाइट वाला नीचे रखना, इनफाइनाइट वाला नीचे रखना, याद रखो इनफाइनाइट नीचे रखना। इनफाइनाइट बड़ा होता है ना, बड़ा चीज को नीचे रखोगे, छोटा चीज को ऊपर रखते हैं। मान लो बड़ा चीज ऊपर रखोगे तो वो तो बिल्डिंग ही गिर जाएगा। बिल्डिंग बना रहे हो तो बड़ा को नीचे रखना है। एक फॉर्मूला क्या होता है, K बराबर C अल्फा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर मान लो अल्फा निकल जाएगा तो K आपका निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा ना। तो चलो यहां से ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन करो और तुम क्लास को ओवर करो। यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा था, K आपसे पूछ रहा है, बताओ K बराबर क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर होता है ना। K बराबर C अल्फा स्क्वायर होता है, और अल्फा अगर पूछा जाए तो बताओ अल्फा क्या पढ़ा था हमने, क्या दे रखा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है, यानी कि लैम्डा इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट।
यही होगा। इक्विवेलेंट पे क्या देखा है बताओ, इसका वैल्यू दे रखा है 8 दे रखा है, तो ऊपर वाला का वैल्यू 8 दे रखा है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या देखा है 400, तो नीचे वाला का 400 दे रखा है। बताओ 8/400 करोगे अल्फा निकल जाएगी नहीं, और अल्फा निकल जाएगा, और m का वैल्यू दे ही रखा है, m का वैल्यू क्या देखा है m/33, मतलब c का वैल्यू क्या देखा है 1/32, 1/32 दे रहा है, और ये जब वैल्यू पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा कि नहीं, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अरे हो जाएगा, चलो ठीक है ये आ जाओ जाएगा। जाओ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना, अल्फा का फॉर्मूला ध्यान रखना, अल्फा बराबर क्या होता है मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, दोनों में से कुछ भी ले लो, दोनों सही है, और इनफाइनाइट का वैल्यू नीचे रखना है। चलो हो गया हमारा, क्लास ओवर, थैंक यू। चलो लेट तक आपको जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थोड़ा लास्ट में फास्ट हो गया है, आप समझ रहे हैं, नहीं सर, आया समझ में। हाँ जो पढ़ा है उसको आया होगा, लेकिन ना ये जब आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, मतलब पूरा चैप्टर, तो फिर से एक बार इलेक्ट्रो को 3 लेक्चर में निपटाएंगे रिवीजन क्लास में। ओके सर। तो जो कल का पेपर देना भाई अच्छे से, ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ